व्याकरण का जो संधि का टॉपिक चल रहा था उसमें कल हमने स्वर संधि का एक उदाहरण समझा था यण संधि के बारे में। यण संधि को किस तरह से हमें समझना है और शब्दों में किस तरह से यण संधि की पहचान की जाती है वो तरीका हमें सीखा था। आज हम स्वर संधि का जो दूसरा भेद है अयादि संधि, इस संधि के बारे में आज हम समझेंगे। संधि के बारे में हम जानेंगे कि अयादि संधि के क्या होता है। तो सबसे पहले अयादि संधि की परिभाषा जो है इसके अनुसार 100 अया सूत्र के अनुसार अच यानी कि स्वर सामने होने पर एच के स्थान पर ए ओ के स्थान पर आय आव अव और आय होते हैं। यानी कि जो शब्द हम बना रहे हैं उन शब्दों में आय आव अव और आय, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ये शब्द, ये वर्ण शब्दों के बीच में कहीं ना कहीं छुपे हुए होंगे। इनकी शब्दों के बीच में कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति होगी, शब्दों के बीच में इनकी आवृत्ति होगी। तो जब हम शब्दों को समझना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सूत्र की तरफ हम चलते हैं। हमारा सबसे पहले जैसे सूत्र है a प्लस अच बराबर i प्लस अच। कहने का मतलब ये है कि हमें ए ध्वनि का प्रयोग करते हुए, स्वर का प्रयोग करते हुए एक शब्द ऐसा बनाना है जिसमें आई शब्द की पुनरावृत्ति हो और स्वर भी हमारे साथ उसमें मौजूद रहे। हमें ऐसे स्वर का प्रयोग अब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम अयादि संधि का एक शब्द लेते हैं, जैसे पहले सूत्र के अनुसार हम लेते हैं नयनम। पहले सूत्र के अनुसार हमने शब्द लिया नयनम। अब ये देखिए कि नयनम शब्द में क्या हमें अय शब्द की आवृत्ति और हमारा स्वर जो हमें मिलना चाहिए, क्या वो समूह हमें मिल रहा है। तो देखिए नयनम शब्द में अय शब्द की पुनरावृत्ति, अय शब्द की आवृत्ति हो रही है। नयनम यानी कि अय, अय शब्द हमारे साथ आ रहा है और अनम माने स्वर भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन हमें ए प्लस स्वर के अनुसार चलना है। हमें ए स्वर लेना है और उसके बाद में हमें कोई भी स्वर ले सकते हैं। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ए ध्वनि के साथ हमारा जो संधि विच्छेद होगा तो हो जाएगा ने प्लस अनम। ने प्लस अनम, क्योंकि हमें ए स्वर भी लेना है और प्लस के बाद में हमें अच यानी कि कोई भी स्वर होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था स्वर संधि में संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो दोनों तरफ कोई ना कोई स्वर जरूर होता है। लेकिन हमारे सूत्र के अनुसार हमें ए प्लस स्वर की आवृत्ति लेनी है। तो ए हमारा स्वर है, उसके बाद हमें एक स्वर और लेना है। इसलिए नयनम शब्द का जब हमने संधि विच्छेद किया तो ये हो गया ने प्लस अनम, क्योंकि ने शब्द में ए शब्द की आवृत्ति हुई है, ए स्वर की आवृत्ति इसमें छुपी हुई है और अनम शब्द में ए हमारा स्वर हमारे सामने मौजूद है। इसलिए नयनम शब्द की ने प्लस अनम करने से संधि विच्छेद सार्थक हुआ। अब यदि हमसे कोई पूछा जाए कि नयनम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो उसमें कौन सी संधि है ये हमें बताइए। तो इसका करने के लिए हम ऐसे करेंगे कि ने प्लस अनम बराबर अयादि संधि। अयादि संधि क्योंकि ए शब्द की यहाँ पर आवृत्ति है और ए यहाँ पर स्वर मौजूद है, इसलिए नयनम शब्द में अयादि संधि स्पष्ट तौर पर जाहिर होती है, स्पष्ट तौर पर हमारे सामने आ जाती है। अगला शब्द हम लेते हैं कवय। विसर्ग का हमने प्रयोग कर लिया इसमें। कवय शब्द हमारे सामने है। कवय में भी हमें अय शब्द की आवृत्ति हो रही है। देखिए कवय शब्द में वय यानी कि अय शब्द की ध्वनि कवय शब्द के अंदर छिपी हुई है और स्वर हमारे सामने आ रहा है, ए स्वर हमारे सामने यहाँ मौजूद है। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा कवे प्लस ए, क्योंकि विसर्ग बाद में लगाना है, जैसा कि कल भी समझाया था आपको। कवे प्लस ए यानी कि अयादि संधि का ये एक और उदाहरण। कवे शब्द में वह शब्द के अंदर ए की आवृत्ति है, ए स्वर हमारे सामने मौजूद है और ए ही वापस एक और स्वर हमें मिल रहा है। इसलिए कवे प्लस ए हो जाने से इसमें संधि विच्छेद जो हमने किया ये भी अयादि संधि का ही एक उदाहरण हमारे सामने स्पष्ट हो गया है।
ये है दूसरा उदाहरण अयाजी संधि का। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला शब्द हम देखते हैं जैसे हरे। जब हरे शब्द का हम संधि विच्छेद करने जाएंगे तो सबसे पहले वही बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें अय प्लस अच जो हमारा पहला सूत्र है उस सूत्र के अनुसार हमें अय प्लस अच का प्रयोग करना है। अय और अच का प्रयोग करने के लिए हम इसमें देखते हैं तो इसमें अय की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, जो गुप्त ध्वनि है, छिपी हुई ध्वनि है, वो ध्वनि हमें इसमें मिल रही है। इसका जब हम संधि विच्छेद कर देते हैं तो ये होता है हरे प्लस ए। अब देखिए हरे शब्द में रैश शब्द के अंदर एक स्वर की आवृत्ति हुई है और ए हमारे सामने स्वर पहले से मौजूद है, यानी कि शब्द पहले शब्द में भी स्वर है और आखिरी शब्द में भी स्वर है, यानी कि जहां पर स्वरों की बार बार आवृत्ति होती है पहले भी और बाद में भी वहां स्वर संधि होती है, लेकिन स्वर संधि के जो भेद हैं उसका उदाहरण करने के लिए हमें इन सूत्रों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, जिसके कारण से हमारा संधि विच्छेद का जो भी प्रश्न होगा वो कभी गलत नहीं होगा। तो हरे प्लस ए में मिला करके हमने जब इसका संधि विच्छेद किया तो दोनों स्वर हमें प्राप्त हो गए और हमारे सामने ए की आवृत्ति भी हो गई, इसलिए इसमें अया की संधि ही हुई। इस तरह से और भी बहुत से शब्द हैं जिनको हम ले सकते हैं, जैसे हमने लिया शैनम। शैनम शब्द हमने ले लिया। अब सबसे पहले वही बात फिर से है कि हमें शैनम शब्द के ये देखना है कि शैनम में क्या अय शब्द की आवृत्ति हो रही है, क्या अय शब्द इस शैनम के अंदर कहीं छिपा हुआ है। अगर है तो हमारा जो ये पॉइंट है, हमारा जो ये शब्द है, इसका संधि विच्छेद जब हम कर देंगे तो इसमें निश्चित तौर पर हमें अयाजी संधि का उदाहरण मिलेगा। तो शैनम शब्द में अय की पुनरावृत्ति है, अय शब्द की आवृत्ति इसमें हुई है, इसलिए इसको जब हम करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा शै प्लस अनम, क्योंकि शे शब्द में ए स्वर छुपा हुआ है और अगले में ए स्वर हमारे सामने मौजूद है, इसलिए शे प्लस अनम यानी कि शैनम। दोनों शब्द की मैंने आपको एक चीज और बताई थी, दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए, तभी हमारा संधि विच्छेद सार्थक सिद्ध होता है, सही सिद्ध होता है। अब शैनम की जगह हमने अब ले लिया चैनम। चैनम शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसके लिए भी इसी तरह का प्रयोग किया जाएगा, ये हो जाएगा चे प्लस अनम। इसमें भी आपको वही चीजें देखने को मिलेंगी। चै शब्द में ए की पुनरावृत्ति हो रही है, ए शब्द के स्वर की आवृत्ति हो रही है, ए स्वर इसमें मौजूद है, इसलिए जहां पर ए स्वर पहले मौजूद है और बाद में भी एक स्वर मौजूद है, ऐसी जगह पर हमेशा अयाजी संधि होती है। ए प्लस अच अय प्लस अच, इस सूत्र के अनुसार हमारा अयाजी संधि का उदाहरण सार्थक सिद्ध होता है। हमारा अयाजी संधि के उदाहरण है वो हमारे सामने स्पष्ट तौर पर प्रकट होते हैं। थोड़ा सा कठिन शब्द में अगर हम लें तो हर यही लिख लेते हैं हम। हर यही शब्द का जब हम संधि विच्छेद करने के लिए जाएंगे तो हमारे सामने यही आएगा कि हमें अय शब्द को सबसे पहले पकड़ना होगा। हर यही में क्या हमारे सामने अय शब्द की आवृत्ति है, हरे ही, तो हरे ही में अय शब्द भी हमारे सामने आ रहा है। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें जैसा कि सबसे पहले ए का प्रयोग करना है। ए का प्रयोग करने के लिए हम ले लेते हैं हरे प्लस, अब हमें लेना है स्वर। स्वर लेने के लिए हम अगर ए ही कर देते हैं तो भी हमारा जो ये संधि विच्छेद है सही है, लेकिन हरे प्लस ए ही नहीं करके हम इसे अही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा जो शब्द है उस शब्द में हमें ये देखना है कि कौन से शब्द, कौन सा स्वर हमें सुनाई दे रहा है। यदि हम इसकी जगह कर देते हैं अही, क्योंकि अही और एही दोनों शब्दों को हमने इसके बीच में से निकालना है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमारे सामने शब्द क्या है। हमारे सामने शब्द है हरे प्लस ई। तो जब हमने संधि विच्छेद किया है तो हमने ए ही और अही लिया है। अब हमें लास्ट के शब्द को पकड़ना है। लास्ट के शब्द में
कौन सा स्वर छिपा हुआ है। लास्ट के स्वर में, लास्ट के इस वर्ण में ए शब्द छिपा हुआ है, इसलिए ए ही हमारा जो शब्द है वो सटीक बैठेगा और ए ही हमारा गलत होगा, यही हमारा गलत होगा। इसलिए जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हरे प्लस ए ही शब्द हमें सही सिद्ध करना पड़ेगा। ए प्लस एच बराबर आई प्लस एच के अनुसार पहला हमारा जो सूत्र है उसके अनुसार अयाती संधि के उदाहरण मैंने आपके सामने जो बताए हैं उसे आप नोट कीजिए, जिससे कि एक एक संधि विच्छेद का तरीका हमें आसानी से समझ में आ सके, हमारे सामने कोई कंफ्यूजन ना रहे। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, एक एक चीज को धीरे धीरे समझते रहेंगे तो हमारा जो ज्ञान है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सूत्र की तरफ। दूसरे सूत्र के अनुसार दूसरा है हमारा आई प्लस एच बराबर आई प्लस एच, यानी कि हमें ऐसा शब्द इस्तेमाल करना है जिसमें अब आई के स्थान पर आई शब्द की आवर्ती होनी चाहिए। हमें ऐसा शब्द लेना है जिसमें हमें आई का शब्द कहीं ना कहीं जरूर मिले। तो अब हम दूसरे स्वर के अनुसार जो चलते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहला शब्द गायक। हमारा शब्द आया गायक। अब आप ये देखिए कि गायक शब्द में क्या हमारे सामने आय शब्द की पुनरावृत्ति, आय शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो गायक शब्द में आय शब्द हमारे सामने आ रहा है, इसलिए जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें आई के अनुसार चलना है। अब हमें इस शब्द के टुकड़े करने हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है विशेष तौर पर, जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि किसी भी संधि विच्छेद करने के लिए शब्द के टुकड़े हमेशा बीच में से किए जाते हैं। तो हमें इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो हम गै को बदल देंगे गई में, गई प्लस अक। विसर्ग हमारे पास नहीं है, इसलिए गायक शब्द का संधि विच्छेद हो गया गई प्लस अक, क्योंकि हमें बड़ा ए लेना है, इसलिए हमारा गायक शब्द का संधि विच्छेद हो गया गई प्लस अक, यानी कि गायक। इसमें आय शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए आय शब्द की आवृत्ति होने के कारण हमारा गायक शब्द पूरी तरह से सार्थक सिद्ध होता है। अगला शब्द हम लेते हैं नायक। नायक। अब मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट्स को नायक शब्द का संधि विच्छेद करने में और संधि का नाम पहचानने में शायद किसी विद्यार्थी को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि नायक शब्द गायक का ही एक भाग है जिसके केवल एक शब्द का परिवर्तन है। तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। हमारे सामने ये भी एकदम स्पष्ट तौर पर क्लियर हो चुका है। ना शब्द हमारे सामने है तो इसका हम कर देंगे नई प्लस अक नायक, क्योंकि हमें आई शब्द का प्रयोग करना है। और आई शब्द का प्रयोग करने के कारण से हमें नई प्लस अक यानी कि नयक हमारे सामने अयाती संधि का एक और उदाहरण पूरी तरह से सिद्ध हो गया है। अयाती संधि ये हमें ध्यान रखना है। और शब्द से इसी से मिलता जुलता एक शब्द है सायक। अब हमने इसमें विसर्ग की आवृत्ति कर दी। अब हमें ये देखना है क्या इस शब्द में भी अयाती संधि है। इस संधि को पहचानने के लिए आपको कहीं भी दिक्कत का अनुभव नहीं होगा। इस संधि को पहचानने में भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्पष्ट तौर पर हमारे सामने क्लियर है कि हमारे सामने आय शब्द की आवृत्ति हो रही है। इसलिए इसका जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे सामने सही प्लस अक, और अब हमें विसर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। अयाती संधि का ये अगला उदाहरण। अब थोड़ा सा और अगर हम परिवर्तन करके देखते हैं, जैसे हमने ले लिया गायंती। गायंती शब्द हमारे सामने आ गया। तो हमें ये देखना है कि क्या गायंती शब्द में आय शब्द की आवृत्ति हो रही है या नहीं। शब्द को बोलते ही हमारे सामने उसके अंदर छुपा हुआ जो स्वर है, उसके अंदर छुपी हुई जो ध्वनि है वो स्पष्ट तौर पर उजागर हो जाती है। तो गायंती शब्द में हमारे सामने आय शब्द की आवृत्ति हो रही है, इसलिए हमारा शब्द हो गया गायंती। आय शब्द के कारण हमें आई का प्रयोग करते हुए करना है, तो गय प्लस अंति अयाती संधि का एक और उदाहरण। क्योंकि गय शब्द का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि हमें आई शब्द का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो ये है हमारा दूसरे सूत्र के अनुसार अयाती संधि का उदाहरण।
अब जब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं तीसरे सूत्र पर, जो होता है O प्लस H बराबर अ प्लस H, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें अ शब्द की आवृत्ति हो रही हो, अ शब्द आ रहा हो। अब अ शब्द का प्रयोग करने के लिए हमें शब्द लेना पड़ेगा। अ शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे, O प्लस H का जब हम प्रयोग करेंगे तो हम शब्द लेते हैं, जैसे सबसे पहले पवन। पवन शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है। पवन शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए क्या शब्द में हमें अव की आवृत्ति हो रही है। यदि शब्द के अंदर अव नहीं आ रहा है तो हमारा उदाहरण अयाति संधि से संबंधित नहीं है। कल यण संधि हमने समझी थी, उसके बाद ये अयाति संधि का उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ। इसे आप साथ साथ नोट करते रहिए, समझते रहिए, जिससे कि आपको आगे के लिए भविष्य में इसको समझने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो पवन शब्द की अपन बात कर रहे थे। पवन शब्द में अव की आवृत्ति हुई है। अव की आवृत्ति होने से हमें लेना है ओ शब्द का प्रयोग, तो हमारा शब्द हो जाता है ओ प्लस अन। ओ प्लस अन, क्योंकि ओ की आवृत्ति हमें लेनी है, ना कि अव की आवृत्ति लेनी है, इसलिए हमारा शब्द हो गया पवन। एक शब्द और लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया भवनम। भवनम शब्द हमने ले लिया, तो भवनम शब्द की जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो भवनम ये करने के लिए भी इसमें अव शब्द की आवृत्ति हो रही है, इसलिए हमारा ये जो शब्द है, हमारा जो वर्ण है, यह अयाति संधि का ही एक भाग है, अयाति संधि का ही एक उदाहरण है। तो भवनम शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा भो प्लस अनम। भो प्लस अनम यानी कि भवनम, यानी कि ओ शब्द की आवृत्ति और शब्द के बीच में अव शब्द की आवृत्ति आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगला शब्द हमारे सामने जैसे हम लेते हैं विष्णु है। विष्णु भी है। अब ये शब्द हमारे सामने थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, इसको हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से इसका संधि विच्छेद हम करेंगे। तो इसमें भी हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल ये ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद करते समय हमेशा जो टुकड़े किए जाते हैं वो शब्द के बीच में से होते हैं ज्यादातर। तो जब विष्णु भी है का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें अव शब्द की आवृत्ति देखनी है, क्या इसमें अव शब्द की आवृत्ति है। यदि अव शब्द की आवृत्ति इसके अंदर हुई है तो हमारा ये जो शब्द है ये अयाति संधि का ही है, इसलिए विष्णु विहय में अव शब्द आ रहा है तो हमें ओ शब्द की जब आवृत्ति करनी है तो हमारा शब्द हो जाता है विष्णु प्लस विहय। विष्णु प्लस विहय, विष्णु विहय, विष्णु विहय के कारण हमारा शब्द हो गया विष्णु विहय। अब क्या हमारा विहय शब्द सही है, क्या हमारा स्वर इसमें है, हमारा स्वर इसमें ई है, लेकिन हम विहय शब्द की आवृत्ति नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो मूल स्वर है वो स्वर इस तरफ आ चुका है, अणे को बदल करके ओ में परिवर्तित हो चुका है, इसलिए हमारा यहाँ विहय शब्द ना होकर के यहाँ पर हम स्वर की ही आवृत्ति करेंगे ई है, क्योंकि इस वी को हटा करके हम इधर लाएंगे, इसलिए यहाँ केवल स्वर की आवृत्ति होगी। तो स्वर हमारा विहय शब्द में छुपा हुआ है, उसी शब्द की आवृत्ति हम यहाँ करेंगे। ज्यादातर यही आपको देखने को मिलेगा कि शब्द के संधि विच्छेद में जो बाद का शब्द होता है उसका पहला वर्ण हमेशा कोई ना कोई स्वर ही होता है। ज्यादातर संधि विच्छेद के अंदर आपको यही देखने को मिलेगा कि हम जब संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करने के बाद में जो हमारा बाद का पहला वर्ण होता है वो वास्तविक तौर पर किसी स्वर्ण से संबंधित ही होता है। हमने अब तक जितने संधि विच्छेद किए सब मैं आपको दिखाता हूँ। अनम शब्द हमने किया, ए किया, अनम किया, ए ही किया या अही किया, सब के अंदर पहला वर्ण हमेशा स्वर का ही होता है, वो छुपा हुआ नहीं होता, वो स्वर हमारे सामने स्पष्ट तौर पर उजागर होता है। यह है अयाति संधि का तीसरे सूत्र के अनुसार। अब हम चौथे सूत्र पर चलते हैं। औ प्लस अच यानी कि आओ शब्द प्लस अच, यानी कि ऐसे शब्द जिसके अंदर आओ की आवृत्ति होनी चाहिए, जिसके अंदर आओ होना चाहिए।
अब जैसे अपन सब लेते हैं भावुक। भावुक शब्द हमने लिया। भावुक शब्द में हमें ये देखना है कि क्या हमारा आव शब्द भावुक के अंदर आ रहा है। भावुक, भावक, यानी कि आ शब्द की आवृत्ति हमारे साथ भावुक शब्द में भी हो रही है। इसलिए हमारा ये जो शब्द है, ये जो वर्ण है, ये है हमारा अयागी संधि से संबंधित शब्द ही है। इसलिए जब भावुक का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा औ स्वर होना चाहिए। तो हमारा ये शब्द हो जाएगा भौ प्लस उक, क्योंकि वह और उ साथ में सम्मिलित हैं और इसमें उ स्वर हमारा छुपा हुआ है, हमारे सामने उजागर नहीं है, जिसे हमने संधि विच्छेद करके सामने लाना है। तो हमारा संधि विच्छेद हो गया भौ प्लस उक, यानी कि भावुक। ये हमारा अयागी संधि का उदाहरण है। अब हमारा अगला शब्द देखते हैं पावक। पावक का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो पावक का संधि विच्छेद करने के लिए भी फिर से है आव शब्द की आवृत्ति। पावक में भी आव शब्द की आवृत्ति होने के कारण ये हो गया पौ प्लस अक, क्योंकि ए स्वर हमारे सामने मौजूद है। ए स्वर के कारण हमारा शब्द हो गया पावक। इसी तरह से ये है अयागी संधि का अगला उदाहरण। आगे अब हम चलते हैं, जैसे हमने कोई बड़ा शब्द ले लिया असावयम। असावयम, असावयम में भी हमें यही देखना है कि क्या हमारी आव शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो असाव में भी आव शब्द हमें छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। अब असावयम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, असावयम का संधि विच्छेद करने के लिए भी हमें औ शब्द की आवृत्ति चाहिए, हमें औ स्वर चाहिए। तो हमारा शब्द हो जाएगा असौ प्लस अयम, क्योंकि हमारा जो वह है वो वह इस सौ के साथ सम्मिलित हो गया, इस सौ में मिश्रित हो गया और पीछे केवल हमारा एक स्वर रह गया। इसलिए हमें इसका जब संधि विच्छेद किया तो हमारा शब्द हुआ असो प्लस अयम। अगले शब्द को हम देखते हैं, हमारा शब्द है भावयति। भावयति, भावयति शब्द में भी आव शब्द की आवृत्ति हो रही है। आव शब्द बीच में कहीं छिपा हुआ है, इसलिए इसमें भी अया की संधि होगी, क्योंकि इसका जब विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा भौ प्लस अयति। भौ प्लस अयति, भौ में हमें ओ स्वर छुपा हुआ है और अयति शब्द हमारे सामने स्पष्ट तौर पर उजागर है। ये है हमारा अयागी संधि का अगला उदाहरण। तो ये थे अयागी संधि के चारों सूत्रों के अनुसार प्रमुख उदाहरण। स्वर संधि के 8 भेद बताए थे आपको। 8 भेदों में से हमने 2 भेदों को समझ लिया है, इसमें से थी यण संधि और दूसरी थी अयागी संधि। अब हम चलते हैं तीसरी संधि गुण संधि की तरफ। गुण संधि का विस्तार थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आज हम केवल कुछ एक उदाहरण लेकर के उसे समझेंगे। तो इस संधि में ए आ वर्ण से परे ई छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ री या बड़ा री वर्णों में से कोई वर्ण होने पर पूर्ण वर्णों के स्थान पर ए हो जाता है। यानी कि जो शब्द हमारे सामने है उसके बदलने के बाद में उन वर्णों के स्थान पर पूरे वर्ण हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा उदाहरण है ए प्लस ई बराबर ए, यानी कि जो हमारा शब्द होगा जब हम उसका संधि विच्छेद कर देंगे, उसका संधि विच्छेद करने के बाद जो हमारा शब्द होगा उससे पहले ए शब्द की आवृत्ति होनी चाहिए और बाद में ई शब्द की आवृत्ति होनी चाहिए। और जो हमारा शब्द बनेगा वो शब्द ऐसा बनेगा जिसमें ए स्वर छिपा हुआ होगा, हमारे सामने उजागर नहीं होगा। जैसे हम ए स्वर का उदाहरण देते हैं उपेंद्र। उपेंद्र, उपेंद्र शब्द में हमारा ए जो स्वर है वो पूरी तरह से छिपा हुआ है, वो हमारे सामने उजागर नहीं है। लेकिन ए शब्द को बनाने के लिए ए और ई इन दोनों का समायोजन होना जरूरी है। यह है गुण संधि का उदाहरण। गुण संधि में आपको ए शब्द को जब अलग अलग करना है, ए शब्द बनता है ए और ई मिला करके,
तो हमें जब संधि विच्छेद करेंगे तो उस संधि विच्छेद में ए और ई दोनों का समावेश होना चाहिए। उपेंद्र का जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो गया उप प्लस इंद्र। अब इसमें हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो प्लस के बाद का जो वर्ण होता है वो हमारे सामने स्वर स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, लेकिन पहले शब्द का आखिरी जो वर्ण होता है उसमें स्वर हमेशा छिपा रहता है। तो उप शब्द में ए जो हमारा स्वर है वो छिपा हुआ है और इंद्र का ई हमारे सामने स्पष्ट तौर पर उजागर है, और दोनों को मिलाने के बाद ही उपेंद्र शब्द सार्थक हुआ है, उपेंद्र शब्द बना है, इसलिए इसमें गुण संधि है। अगला शब्द हमने लिया जैसे गजेंद्र। गजेंद्र गजेंद्र शब्द को भी जब हम संधि विच्छेद में ले जाते हैं तो वही तरीका हमें अपनाना है। ए स्वर हमारा छुपा हुआ है, इसे स्पष्ट करना है तो हम करेंगे गज प्लस इंद्र। गज में ए स्वर जो हमारा है वो पूरी तरह से गुप्त है, छिपा हुआ है, और इंद्र में ई स्वर हमारे सामने स्पष्ट उजागर हो चुका है, इसलिए ए और ई मिलाकर के हमारा शब्द बना गजेंद्र। ये हमारा गुण संधि का उदाहरण सिद्ध होता है। अब हम अगला शब्द लेते हैं जैसे नेत्री। इसमें भी हमें ए स्वर मिल चुका है। ए स्वर की पुनरावृत्ति के कारण इसको हम करेंगे न प्लस इति। न में ए स्वर पूरी तरह से छिपा हुआ है, ए स्वर गुप्त है, ए स्वर को निकाल दिया और इति हमारे सामने है, जिसमें से ई स्वर हमारे सामने स्पष्ट है, ये हो गया न प्लस इति। अगला एक शब्द और देखते हैं हम जैसे रामेतिहास। रामेतिहास, इसमें भी ए स्वर की आवृत्ति हमें यहाँ दिखाई दे रही है। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसके जब टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा राम प्लस इतिहास। राम शब्द में ए स्वर हमारा पूरी तरह से छिपा हुआ है और ई हमारे सामने स्पष्ट तौर पर उजागर है, इसलिए ये हो गया हमारा रामेतिहास। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है आ प्लस ई का। अभी तक हमने सीखा था केवल ए का, जिसमें हमारा ए स्वर छिप रहा है। अब जब हम आ प्लस ई का लेते हैं तो उसका प्रयोग भी ए में ही किया जाता है, वह भी मिलकर के ए स्वर ही बनते हैं। जैसे शब्द हमने लिया महेंद्र। महेंद्र महेंद्र का जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो हमें आ स्वर की आवृत्ति लेनी है, तो हमारा शब्द हो गया महा प्लस इंद्र। अब अगर हमने गलती से महा की जगह मह कर दिया तो मैंने आपको बताया था कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद के दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। तो इसमें अगर हम मह शब्द कर देते हैं तो मह माने कुछ भी नहीं होता, लेकिन महा यानी विशाल का है, बड़ा हो सकता है। तो महा शब्द को प्रयोग हम करेंगे, जिससे कि आ की आवृत्ति भी हो जाएगी और इंद्र मिलने से हमारा महेंद्र जो शब्द है वो पूरी तरह से सार्थक सिद्ध होता है, पूरी तरह से बन जाता है। अगला शब्द हम लेते हैं यथेक्षम। यथेक्षम यथेक्षम शब्द में भी थ शब्द के अंदर एक ही आवृत्ति हो रही है। जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो गया यथा प्लस इच्छम। था शब्द के साथ आ की पुनरावृत्ति हुई, आ की पुनरावृत्ति होने के कारण यथा प्लस इच्छम गुण संधि का उदाहरण सिद्ध होता है, सार्थक होता है। अगला शब्द लिया हमने यथेष्टम। यथेष्टम यथेष्टम शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें यही प्रयोग करना है कि आ और ई ध्वनि को मिलाकर के हमें ए का प्रयोग दिखाना है। यथेष्टम का जब हम संधि विच्छेद कर देते हैं तो ये होता है यथा प्लस इष्टम। आ और छोटा ई दोनों मिलाकर के ए स्वर बनता है, ये हो गया हमारा यथेष्टम। अब मान लो थोड़ा सा चेंजेस करके हम जब ले लेते हैं तथेति। तथेति का जब हम संधि विच्छेद करेंगे ये हो जाएगा हमारा तथा प्लस इति। तथा में आ स्वर की आवृत्ति है,
आ स्वर हमारे सामने गुप्त रूप से छुपा हुआ है और ई स्वर हमारे सामने स्पष्ट तौर पर मौजूद है। तो ये हो गया तथ्य टी, यानी कि गुण संधि का ये अगला उदाहरण जो पहले सूत्र के अनुसार हमारा चल रहा है। आज के लिए हम इतना ही समझेंगे। इसको अच्छी तरह से नोट करके आपको समझना है ताकि भविष्य में हमें इसके बारे में कहीं कंफ्यूजन ना हो। आगे के जो सूत्र हैं उसके बारे में हम अगले टॉपिक